तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस कड़ी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस कड़ी में आज एक अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक्ट्स जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने जो है देखा था किस तरीके से क्राउन का शासन स्थापित हो चुका था भारत में, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकअप हो चुका था भारत से उसकी प्रशासनिक भूमिका खत्म हो गई। ठीक है। तो अभी जो है पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम को पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट को पढ़ा था। आज बेटा हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और अगला जो हमारा एक्ट होगा उसको हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से भारतीयों को गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है पहली बार भारतीयों को शामिल करने की बात की जा रही थी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कि ये एक्ट क्यों आया, कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस एक्ट को लाने के पीछे जो 1892 में जो एक्ट आया था, अब 1861 का जो एक्ट है वो परिपूर्ण तरीके से जो है, जिस तरीके की शासन व्यवस्था भारतीय एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस तरह की छूट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो देने में असमर्थ रहा। दूसरी बात, अब 1892 का समय चल रहा है। अब तक 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी है। धीरे-धीरे भारतीय लोग ब्रिटिशर्स पर दबाव बना रहे हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, यानी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। अब इस स्थिति में इन तमाम पृष्ठभूमियों को देखते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्ट था ये बहुत ही सीमित, 1861 का जो था सीमित प्रतिनिधित्व देने का काम किया और इसके लिए जो है इन मांगों को पूरा करने के लिए जो है पहली बार भारतीयों को जो है संतुष्ट करने के प्रयास में इस एक्ट को भेजा गया, क्योंकि अब कांग्रेस भी दबाव बना रही थी, कांग्रेस भी अपनी अलग-अलग मांगे कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है। इस अधिनियम को लाने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा है? इस अधिनियम को लाने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा है? तो बेटा इसमें विधान परिषदों का विस्तार करना था। यानी कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, उसकी सदस्यों को बढ़ाने का काम, उसमें मेंबर्स को बढ़ाने का काम करना था। इसलिए इस अधिनियम को लाया गया और निश्चित तौर पर आप देखेंगे किस तरीके से संख्या 10 से 16 हो जाएगी और प्रांतों में भी कहा गया कि भाई जो है धीरे-धीरे संख्या को बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि इसमें सीमित स्तर पर भारतीयों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना था। ठीक है। और जो प्रशासनिक आलोचना हो रही थी ब्रिटिशर्स की, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा था। उसे थोड़ा कम करने के लिए जो है सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही थी। अब आप देखेंगे कि क्या-क्या प्रोविजंस हैं, क्योंकि प्रोविजंस से सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और प्रॉपर पूरे एक्ट से और इसके इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और इनकी कमियों से जो है मेंस में क्वेश्चन रहता है, तो उस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन पहले प्रोविजंस को देखते हैं। सबसे पहला है बेटा प्रोविजंस में कि सबसे पहला है विधान परिषदों का विस्तार, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाने का काम किया गया। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बढ़ाया गया? तो संख्या बढ़ाई गई, जिसमें 10 से 16 की संख्या बढ़ाई गई। आप देखेंगे कि यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, यानी कि कहा गया कि भाई जो ब्रिटिश कैबिनेट या उस सरकार से जुड़े हुए ना लोग ना हो, उनको भी बढ़ाया जाए, उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाए, सरकारी लोगों को गैर सरकारी लोगों को बढ़ाया जाए।
लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं संख्या बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि सरकारी सदस्यों की संख्या कम हो जाए। यानी अभी भी बहुमत किसका बना रहा? तो अभी भी बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का परिषद में बना रहा। जो काउंसिल थी उसमें अभी भी सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, अपेक्षाकृत किससे? गैर सरकारी सदस्यों से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद बेटा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जाती है इस एक्ट के बारे में कि इस एक्ट में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत दिखाई देता है। बेटा मैं पहले ही आपको बता दूं कि इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था, निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन चुनाव जैसी चीजें दिखाई दे रही थी। कैसे दे रही थी मैं आपको बताता हूं। पहली बार चुनाव की अवधारणा यहां देखने को मिली। इसके बाद यहां पर मैंने जैसा कि बताया आपको कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, नामांकन या सिफारिश की बात की गई थी। कहा गया कि जो सदस्य परिषद में आएंगे उनके लिए वो कुछ लोगों के रिकमेंडेशन पर आएंगे, कुछ लोगों के जो है सिफारिश पर आएंगे, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, जैसे जमींदारों की का जो संघ था उसके सिफारिश पर, बंबई, मद्रास, बंगाल जो प्रांतीय जो प्रांत थे उनके सिफारिश पर, मतलब कि सिफारिशों के बेसिस पर आना था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंशतः अगर आप देखेंगे पार्शियली यह इलेक्शन जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इलेक्शन वर्ड यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बात को आप माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि यहां से शुरुआत तो मानी जाती है, परंतु इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया। अगला देखेंगे बेटा, अगला प्रोविजन क्या रहा हमारा इस एक्ट में। आप देखेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। यानी वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यही थी कि अब तक विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, बजट पर प्रश्न पूछने जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। यानी वो लोग इस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे। लेकिन इस अधिनियम ने कहीं ना कहीं इस पर ये बात रखी कि भाई बजट पर चर्चा कर सकते हैं, जो मेंबर्स होंगे वो बजट पर चर्चा करने का अधिकार रखेंगे। प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सार्वजनिक हितों के विषयों पर कोई प्रपोजल्स या प्रस्ताव भी वो ला सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के विषयों पर। ठीक है, यानी मेंबर्स के अधिकारों को कैसे बढ़ाया गया? बजट पर चर्चा करने का अधिकार, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार और सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों को लाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया यहां पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। तो आप देखेंगे बेटा कि यहां पर इस अधिनियम का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या सिग्निफिकेंस था, क्या महत्व रखता है ये। तो सबसे पहली बात तो बेटा यही थी कि चुनाव प्रणाली की नींव रखी। यानी इलेक्शन सिस्टम, मैंने बार बार आपसे बोला कि वार्ड इलेक्शन यूज नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन जैसी व्यवस्था देखने को मिली है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीयों को प्रशासनिक चर्चा का अवसर मिला। जो भारतीय सदस्य परिषद में शामिल थे वो डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। इसके साथ साथ संवैधानिक दिशा में यह एक कदम साबित हुआ। संवैधानिक हिस्टोरिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह एक कदम दिखाई देता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक कदम उठाया गया संवैधानिक विकास को लेकर। ये आपने महत्व को देखा। कमियां क्या थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आप जब देखते हैं तो सिग्निफिकेंट के साथ साथ कुछ कुछ कमियां भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सीमित प्रतिनिधित्व था। यानी रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया,
लेकिन बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही सीमित था। इसके बाद आप देखेंगे कि वास्तविक लोकतांत्रिक अधिकारों का अभाव था। तो आप तो जान ही रहे हैं कि ये तो शासन चल रही थी, उपनिवेशवादी शासन थी। यहाँ लोकतांत्रिक चीजें कैसे प्राप्त हो पाएंगी? तो यहाँ पर तो बहुत ही सीमित जो है लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया था। उसके साथ साथ कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। विधायिका थी जरूर, लेकिन विधायिका कार्यपालिका पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाती। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? यानी इस अधिनियम में दो तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, इस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों के कार्यों को थोड़ा विस्तृत कर दिया। बजट पर प्रश्न पूछना, चर्चा करना, ठीक है। इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी चीजें यहां दिखाई दे रही, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखेंगे अगला अधिनियम आपका जो अगला एक्ट है, वो एक्ट क्या कहता है। ठीक है बेटा, जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो, जो भी समस्याएं हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए अगले एक्ट्स की बात करते हैं। अगला एक्ट है बेटा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बेटा इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इट इज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं इसे, मॉर्ले मिंटो सुधार इसे क्यों कहा जाता है, इसकी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मॉर्ले थे, लॉर्ड मॉर्ले भारत के वायसराय थे, और सॉरी, लॉर्ड मॉर्ले भारत के स्टेट सेक्रेटरी थे। राज्य सचिव का जो पद मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, जब मैंने बताया था 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, तो मैंने बताया था कि एक सचिव का पद भी ब्रिटेन में बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। तो भारतीय ये मॉर्ले जो थे वो राज्य सचिव थे, और मिंटो वायसराय थे। यानी भारत का वायसराय मिंटो थे और सचिव कौन था बेटा, तो सचिव थे मॉर्ले। ठीक है, इसी दोनों के होने के कारण इन दोनों के समय इसको लाया गया, और इन्हीं के प्रयासों से इसे लाया गया, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 1892 में जो अधिनियम आया था, वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, भारतीयों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब आ चुकी थी, जिसकी मांगे लगातार बढ़ती जा रही थी, और बढ़ रही मांग को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ 1905 में बेटा बंगाल में विभाजन हुआ था, और राष्ट्रवादी आंदोलन दिखाई दे रहे थे। कई जगहों पर अंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था, और इस तरीके से इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1909 का अधिनियम प्रशासनिक सुधारों के नाम पर लाया, कि भाई हम प्रशासनिक सुधार करने जा रहे हैं, हम संवैधानिक सुधार करने जा रहे हैं। इस नाम पर उन्होंने जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को लाया, इंडियन काउंसिल एक्ट 19 जो है 1909 को लाया। ठीक है, हम देखेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या रहा, क्यों लाया गया था इसे, इसको लाने के पीछे क्या आंदोलन था, क्या अर्थ था। इसको लाने के पीछे का जो मंतव्य था बेटा, वो था राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। मैंने बताया आपको कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंग भंग के खिलाफ लोगों ने देश भर में आंदोलन किए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, विदेशी कपड़ों की होली खेली गई, जला दिया गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने जो है एक कदम उठाया कि भाई हमें इस आंदोलन को कमजोर करना है, तो हमें कुछ न कुछ सुधार लाना होगा। इसके साथ साथ सुधार लाने के लिए जो है आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये लाया गया। दूसरा, बंग भंग क्यों किया गया था, क्योंकि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के लोग अलग हो जाए और हिंदू वाले अलग हो जाए। कुल मिलाकर मुस्लिमों और हिंदू के बीच में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने का उद्देश्य था।
और मेरे साथियों, इसके लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी और इस विभाजनकारी नीति को लाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है? अब हम आगे देखेंगे बेटा कि अगला जो है हमारा, इसमें क्या-क्या प्रोविजंस रहे थे, क्या-क्या प्रावधान था, किन-किन प्रावधानों से हमारे संविधान को प्रभावित किया गया। आइए देखते हैं। मेजर प्रोविजंस यानी कि प्रमुख प्रावधान, इसमें सबसे पहला जो प्रावधान था बेटा, विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया बढ़ाया गया। लेकिन याद रखना है बेटा, यहां पर जब कहेंगे कि विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया गया, पिछले में भी मैंने बताया था कि बढ़ाया गया, तो यहां पर मैं आपको इंडिकेट कर दूं, बता दूं कि यहां पर केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या थी, केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या थी वह 16 से 60 कर दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। और प्रांतीय विधान परिषद की अगर हम बात करें, अगर हम प्रांतीय विधान परिषदों की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रांतीय विधान परिषदों की अगर हम बात करें, तो इनका जो है सभी जगह समान संख्या नहीं थी, समान संख्या में वृद्धि नहीं हुआ। बात में जहां-जहां जो है अलग-अलग तरीके से संख्या बढ़ाया गया, तो समान संख्या में जो है वृद्धि नहीं हुई। लेकिन सेंट्रल केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बार-बार कह दूं, इस अधिनियम में भी यह ध्यान रखा गया कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, लेकिन लेकिन बेटा केंद्रीय विधान परिषद में इनकी संख्या सरकारी सदस्यों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु इस मामले में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। यानी कि प्रांत में संख्या बढ़ सकती है, बढ़ाया जा सकता है गैर सरकारी सदस्यों का, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या जो है गैर सरकारी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी सरकारी की अपेक्षा, लेकिन केंद्र में जो है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या जो है गैर सरकारी से ज्यादा रहेगी, ये ध्यान रखा गया था। यहां तक चीजें समझ में आ गई, इस पॉइंट को समझ लिया आपने। अब आप देखेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को बेटा थोड़ा सा समझना होगा कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है क्या। देखो, पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम मुसलमान जो कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके लिए अलग से क्षेत्र बनाया गया। अलग क्षेत्र इसलिए बनाया गया ताकि वो अपने जो है लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। वो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज थे, तो उनके लिए भी कुछ विशेष अधिकार चाहिए। उनके लिए सच मायने में एक क्षेत्र ही आरक्षित कर दिया गया। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या मुस्लिम्स को आरक्षण मिला तो क्या ये गलत था? क्या मुस्लिम्स को आरक्षण मिलना गलत था? क्या मुस्लिम्स को आरक्षण देने की वजह से जो है कोई प्रॉब्लम आ रही थी? तो देखो, प्रॉब्लम क्यों आ रही थी इसको अभी हम लोग समझेंगे। बेटा समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो जो एरिया, मान लो ये एरिया अगर मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो बेटा इस एरिया में मतदान करने वाला, यानी कि इस एरिया में मतदान करने वाला केवल मुस्लिम कम्युनिटी होगा, केवल मुस्लिम कम्युनिटी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल मुसलमान होंगे, केवल मुसलमान ही क्या करेंगे? मतदान करेंगे। और चुनाव भी कौन लड़ रहा है? चुनाव भी लड़ेगा केवल मुसलमान। तो चुनाव लड़ने तक तो ठीक था, क्योंकि आरक्षण दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़िए। लेकिन मतदाता तो कम से कम उस क्षेत्र के सभी लोग होने चाहिए।
केवल मुस्लिम कम्युनिटी मत कर रही है। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट होगा उसको भी अन्य जातियों से, अन्य धर्म के लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं अंग्रेजों के द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अन्य अन्य कम्युनिटी के लोगों के बीच में अलगाव लाने का क्या था? प्रयास था। अलगाव लाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है? और आप देख सकते हैं इसीलिए लोगों को दिक्कत थी कि भाई ये सही नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने की व्यवस्था है। और इसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के कारण बेटा मिंटो को, किसको? लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। एक था हमारा विधान परिषदों को बढ़ाया गया, जिसमें केंद्रीय में 16 से 60 किया गया और प्रांतों में संख्या बराबर नहीं थी, कहीं-कहीं बढ़ाया गया, कहीं कुछ बढ़ाया गया। लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, बढ़ाया गया, लेकिन सरकारी सदस्यों की संख्या का सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा केंद्रीय विधान परिषद में। लेकिन राज्यों में ये बाध्यता खत्म कर दी गई। वहां कहा गया कि भाई कोई बात नहीं, आप प्रांत में जो है गैर सरकारी की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम समझा, किस तरीके से जो है मुस्लिम्स के लिए अलग क्षेत्र बनाया गया। क्षेत्र बनाने से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वहां पर यह डिसाइड किया गया केवल मुस्लिम ही उम्मीदवार होंगे और मुस्लिम ही क्या करेंगे? वोट देंगे। ये कहीं ना कहीं अलगाव जैसी स्थिति थी। आइए अगले प्रोविजंस की बात करते हैं। अगला प्रोविजंस है बेटा हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली बार चुनाव जैसी चीजें शुरुआत हो रही थी, मतलब प्रॉपर, क्योंकि इससे पहले वाले एक्ट में चुनाव शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार। और आप देखेंगे कि यह चुनाव जो था वो सीमित रूप में प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी, सीमित रूप से। और दूसरी चीज, यह चुनाव की जो प्रक्रिया थी, वो जो चुनाव निर्वाचन जो क्षेत्र था, वो भी बहुत संकीर्ण था। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या था? तो चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही सीमित थी, क्योंकि चुनाव में जैसे मैं आपको बता दूं कि चुनाव में हुआ क्या कि चुनाव में कहा गया कि किनको-किनको शामिल किया गया। क्या चुनाव की शुरुआत हुई तो क्या सभी जाति, धर्म और सभी गरीब, अमीर, महिला सभी वर्ग के लोगों को मौका मिला चुनाव में भाग लेने? नहीं। ये लोग सिर्फ पढ़े-लिखे, कुछ शिक्षित वर्ग के लोगों को, कुछ टैक्स पेयर को, मतलब जो लोग कर दे रहे थे, टैक्स पेयर को, कुछ बिज़नेस व्यापारी वर्ग के लोगों को, मतलब लिमिटेड लोगों को इन लोगों ने मत देने का अधिकार दिया। इसलिए कहा जाता है कि यह सीमित प्रत्यक्ष चुनाव था ये। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, क्यों सीमित था? क्योंकि कुछ ही लोगों को मिला था मौका, सबको नहीं था। यूनिवर्सल फ्रैंचाइज़ की बात नहीं की गई थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई थी। अब आप देखेंगे बजट की परिषदों की शक्तियों में वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने जो है पिछले एक्ट में बताया था कि परिषदों के जो है कार्यों में वृद्धि हुई थी, सदस्यों के कार्यों में। वो बजट पर प्रश्न पूछ रहे थे, बजट पर चर्चा कर रहे थे। एक कदम थोड़ा और आगे बढ़े इसमें और प्रश्न पूछने के साथ-साथ आपको पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से क्या समझते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन अगर पूछा, तो उसी विषय से संबंधित कोई एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसी को हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे अगर आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है या कुछ कर रहा है, तो फिर कभी-कभार सवाल का आप जवाब देते हो, जब क्वेश्चन का आंसर करते हो, तो उस स्थिति में कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसी विषय से रिलेटेड। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, पूरक प्रश्न होता है। तो वो पूछने का अधिकार यहाँ पर मिल गया। इसके बाद बेटा देखेंगे आपकी कार्यपालिका में भारतीय प्रतिनिधित्व पहली बार। अब तक आपने देखा था कि एग्जीक्यूटिव में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब तक आपने देखा कि सिर्फ विधान परिषद में, यानी कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, वायसराय की, उसमें भारतीय सदस्यों को लाया गया, बढ़ाया गया संख्या। लेकिन
पहली बार इस अधिनियम में ऐसा होने जा रहा था कि पहली बार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी कि कार्यकारी परिषद में पहली बार प्रथम भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार भारतीय को शामिल किया गया कार्यकारी परिषद में। और बेटा कौन थे वो? सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा। सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा को जो है पहली बार भारतीय जो है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। एज अ विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में उन्हें जोड़ा गया था। तो ये पहले भारतीय सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा हैं जिन्हें गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में शामिल होने का मौका मिला था। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्ट के, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका महत्व क्या है और इसकी कमियां क्या है। बेटा महत्व जो है, आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत हो गई, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को शुरुआत किया गया। दूसरा, संवैधानिक विकास में जो है एक इंपॉर्टेंट जो है फेज था ये, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट फेज था ये। इसके बाद देखेंगे कि भारतीयों की प्रशासनिक भागीदारी बढ़ी, क्योंकि भाई अब तक जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस नहीं थे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल हो गए गवर्नर के। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का सिग्निफिकेंट या महत्व दिखाई देता है। इसके बाद आप लिमिटेशन की बात कर लीजिए। लिमिटेशन में क्या था बेटा? तो लिमिटेशन में आप देखेंगे कि वास्तविक सत्ता अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों में था, तो बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अत्याधिक सीमित मताधिकार, यानी कि अगर वोटिंग राइट्स दिया भी गया तो बहुत ही लिमिटेड वे में दिया गया, बहुत ही सीमित दिया गया। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया गया, कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया गया, धर्म की राजनीति शुरू की गई, जिससे भारत में हिंदू और मुसलमानों की जो आपस में जो प्रेम और संबंध था उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, भारत की एकता को कमजोर करने का प्रयास किया गया। जैसा कि हमने बताया पृथक निर्वाचन प्रणाली में, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में। इसीलिए मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो यहां तक हमने बहुत सारी चीजों को देखा और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। बेटा यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए हमें कि क्या क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर क्या और करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देंगे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ। इसी ऊर्जा के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।